प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, सामाजिक विषय की आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 7 भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 6 में है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, प्रशासन उसका व कलिंग से युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यह देख लेते हैं कि आज हम क्या जानेंगे। बच्चों, आज हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। फिर कौटिल्य के द्वारा चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया गया। तो कौन से कारण थे जिस वजह से कौटिल्य जो है चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य प्रशासन, इसके बारे में जानेंगे। फिर मौर्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, यह जानेंगे। राजस्व व्यवस्था, मेगास्थनीज की नजर में मौर्य साम्राज्य कैसा था, वहां के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध के कौन कौन से सम्राट बने, उसको देखेंगे। और मौर्य साम्राज्य की जो अशोक सम्राट बना, उसकी आखिरी लड़ाई, ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से उसने यह निर्णय लिया कि ये उसकी आखिरी लड़ाई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आजकल जो सिक्के प्रचलित हैं, उनके पीछे आपने अधिकतर देखा होगा कि पीठ से पीठ सटाए हुए कुछ 4 सिंह बैठे हैं, जो कि हमारा राज चिन्ह भी है। तो बच्चों, वो जो 4 सिंह हैं, वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। और अशोक जिस वंश का शासक था, वह था मौर्य वंश। तो आज हम मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाना। बच्चों, एक कौटिल्य थे जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धननंद के द्वारा एक बार उन्हें अपमानित किया गया। अब आचार्य कौटिल्य, जो कि एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने एक चंद्रगुप्त नाम के बालक को राज्य कीलकम नामक नाटक के रूप में खेल खेलते देखा। तो जिसमें बालक राजा बना हुआ था और अन्य जो बालक थे वो उसकी प्रजा बने थे, और वो आपस में उनके विवादों को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चतुराई से उसका निराकरण कर रहा था। तो बालक की विलक्षण प्रतिभा को देखकर, चंद्रगुप्त की इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर कौटिल्य बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। तो बच्चों, उसके बाद वो उसको तक्षशिला अपने साथ ले गए और उसको वहां ले जाकर शिक्षा दी। इस तरह से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। मौर्य वंश की स्थापना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दी, युद्ध कौशल सिखाए, राज्य चलाने के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, सभी तरह से उन्होंने उसे पारंगत किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की उस कूटनीति और रण कौशल के द्वारा नंदन वंश के शासक धननंद को पराजित कर दिया 322 ईस्वी पूर्व। इस तरह से मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसके बाद एक यूनानी सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस था। उसने 305 ईस्वी पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम छोर पर, उत्तर पश्चिमी एरिया पर आक्रमण किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए और सेल्यूकस हार गया। इसके बदले में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी। पहले के समय में जब युद्ध हुआ करते थे,
तो जो राजा अगर हार जाता था तो उसे उसके बदले में संधि करनी पड़ती थी और कुछ न कुछ देना होता था। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिल गए। यह हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो उसका साम्राज्य का और अधिक विस्तार हो गया और लगभग भारत के अधिकांश भाग में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन और साम्राज्य फैल गया। सेल्यूकस ने एक विदेशी जो घूमने जाते थे यात्री, मैगस्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। तो चंद्रगुप्त को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है, किस नाम से उसका उल्लेख किया है? सैंड्रोकोट्स। मौर्य प्रशासन। तो बच्चों, हमने अभी बताया कि जो सेल्यूकस था उसने एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, और उसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक, कौटिल्य जिसे चाणक्य भी जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारियां मिलती हैं। चंद्रगुप्त ने सारे अधिकार अपने हाथों में रखे हुए थे। सारी जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, उसकी पूरी देखरेख वह खुद ही करता था और उसके लिए उसने बहुत से अधिकारी भी नियुक्त किए थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इस तरह से मौर्य प्रशासन चलता था। तो हम मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। यह चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में अंकित है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत से प्रांतों में विभाजित था। साम्राज्य का जिम्मेदार व्यक्ति राजा होता था, जिसका पद वंशानुगत था, अर्थात जो राजा था उसका पुत्र राजा बनता था और उसकी ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा बनते चले जाते थे। राजा का कार्य था आंतरिक और बाहरी आक्रमण से बचाव करना। राजा की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी, जो कि राजा को सलाह देती थी। प्रांत में जो साम्राज्य का विभाजन बहुत सारे प्रांतों में था, तो प्रांत के जो प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति था वो राज्यपाल था। राज्यपाल राजवंश से ही होते थे। राज्यपाल का कर्तव्य प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि कार्यों को देखना था। प्रांत बहुत सारे जनपदों से मिलकर बने थे, तो जनपद को जिला भी कहते थे। जनपद के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो स्थानिक थे। जो स्थानीय व्यक्ति थे वही निवास करते थे, उसी जनपद में रहते थे। तो स्थानीय व्यक्ति थे वो स्थानीय शासन व्यवस्था को देखते थे, अपने अपने जनपदों की शासन व्यवस्थाओं को वो देखते थे। अब जनपद भी नगर और गांव में विभाजित थे, तो इनके मुखिया, गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। अब गांव की जो समस्याएं होती थी वो ग्रामिक के द्वारा सभा की सहायता से हल की जाती थी। नगर भी 6 परिषदों में बटे हुए थे और प्रत्येक परिषद के 5 आयुक्त थे। इस तरह से बच्चों मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से कितना मिलता है, चलिए देखते हैं।
जैसे पहले साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, उसी तरह से हमारा पूरा देश है। देश हमारा देश जो है राज्यों में विभाजित है, उस समय प्रांतों में विभाजित था। फिर हर राज्य में जिले होते हैं, तो जिले उस समय भी जिला होते थे, जनपद भी कहते थे। और जिले में बहुत से ब्लॉक और गांव होते हैं, उसी तरह से जनपद में नगर और ग्राम में विभाजित थे। तो देखिए पुरानी 2500 साल पहले की जो शासन व्यवस्था थी, वो अभी भी हमारी जो प्रशासनिक तंत्र है उससे कितनी मिलती है। मौर्य शासन व्यवस्था, तो हमने अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया कि इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए उसको 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद व नगर और ग्राम। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। मतलब जो भी लोग राज्य व्यवस्था में कार्य करते थे, उनको वेतन दिया जाता था, जो कि राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं ही देखता था, जिससे कि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे और अच्छे से शासन चल सके। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल सेना व जल सेना राजा के पास थी। थल सेना में पैदल, हाथी और घोड़े थे। तो देखिए इस तरह से ये मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी। राजा स्वयं ही दौरा करता था, उसके पास जल और थल दोनों सेनाएं थी और नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। और गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। तो उसने कुछ गुप्तचर भी नियुक्त किए थे, जो कि साम्राज्य में होने वाली घटनाओं से राजा को अवगत कराते थे। राजस्व व्यवस्था, अब नौकरशाही व्यवस्था थी और वेतन राजकोष से दिया जाता था। तो अब राजकोष में धन कैसे आता, कहां से उसकी व्यवस्था की गई, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के प्रमुख साधन थे, जो कि अभी भी इस प्रकार के कर हम लोग सरकार को पे करते हैं। इन करों को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा किया जाता था और इनका लेखा जोखा भी रखा जाता था, जिससे कि उसमें कोई परेशानी ना हो। राज्य में आने वाले जंगलों और खानों पर राजा का अधिकार होता था, तो उनसे होने वाली आमदनी भी राजा को प्राप्त होती थी। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण कराता था, जिससे कि आसानी से कोई भी आक्रमण हो तो उससे लड़ने के लिए उचित मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए जा सके। बूझो तो जाने। बच्चों, हमने आपको बताया जो यूनानी राजदूत जो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, तो उसने कुछ भारत यात्रा में ऐसी आश्चर्यजनक चीजें देखी, जिसका जिक्र उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। तो देखते हैं आप लोग उसको पहचान पाते हैं कि नहीं। इसकी जड़ें तने से उगती हैं और इसकी छाया में 400 लोग रह सकते हैं। तो सोचिए क्या हो सकता है। इतना विशाल है कि इसकी जड़ें हैं। जड़ें कहाँ होती हैं? पेड़ों में। तो जरूर कोई बहुत बड़ा वृक्ष होगा। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ें तने से निकलती हैं और बहुत घना होता है, उसकी छाया में 400 लोग भी रह सकते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, बरगद। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, तो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती हैं। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु होगी जो शहद के जैसी बहुत मीठी है?
गन्ना, तो बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। ऊन पेड़ों से उगती है। अब ऊन तो पेड़ों से नहीं उगती, भेड़ से निकाली जाती है। तो पेड़ों पर भी कुछ ना कुछ ऐसा लिखा उसने जो उसे ऊन जैसा लगा, सॉफ्ट बिल्कुल। तो ऐसा क्या है? कपास। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, तोता। तो देखिए, मैगस्थनीज ने जब अपनी भारत यात्रा की तो उसने बरगद का पेड़ और कपास का पौधा, गन्ने के पौधे और तोते को पहले कभी नहीं देखा था। तो वो यहाँ भारत में उनको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मैगस्थनीज की नजर में, तो बच्चों, मैगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तक लिखी उसमें वहाँ के लोगों के बारे में वर्णन किया कि वहाँ के लोग कैसे थे, उनका कैसा व्यवहार था। तो उसने कहा कि वहाँ के लोग सभ्य थे। वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। अब ताला नहीं लगाते थे, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ चोरी नहीं होती थी। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे, अर्थात झूठ नहीं बोलते थे, झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी के बने होते थे, अर्थात इतना पैसा था सबके पास, सभी लोग इतने समृद्ध थे कि वो अपने महलों को सोने चांदी के बनवाते थे। और मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, उसका क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। उसने बताया कि तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगे हुए थे और वहां जगह जगह कुएं खुदवाए गए थे, जिससे कोई भी यात्री, कोई भी वहां से गुजरे तो उसको छाया प्राप्त हो सके, और पानी के लिए कुएं खोदे थे। तो देखिए, इस तरह से मैगस्थनीज ने बताया कि उस समय का प्रशासन कितना अच्छा था, लोग कितना शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करते थे। सभी लोग सभ्य थे, अपनी बातों पर अडिग रहते थे, अपनी बातों का पालन करते थे। कोई घर पर ताला नहीं लगाता था, जबकि उनके मकान सोने और चांदी के बने होते थे, और कोई झूठी गवाही भी नहीं देता था। राजा ने भी लोगों की सुविधाओं के लिए जगह जगह सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए और जगह जगह कुएं खुदवाए। चंद्रगुप्त के बाद मगध का सम्राट, चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध की सम्राट बने। सम्राट अशोक, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कलिंग की विजय। उसने सोचा, यदि कलिंग अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया है, यदि इस तरह से और भी राजा अलग अलग अपना साम्राज्य विस्थापित कर देंगे तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो अशोक ने सोचा कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, तो हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी होगी। तो उसने कलिंग पर युद्ध कर दिया, और इस युद्ध में कलिंग को और उसकी सेना को भारी क्षति हुई। सम्राट अशोक ने अपने सेनापति से पूछा, सेनापति, युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो सेनापति ने कहा, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के भयावह दृश्य के परिणाम देखकर सुनकर अशोक बेचैन हो उठा। उसका मन विचलित हो गया। चारों तरफ त्राही त्राही लाशों के ढेर पड़े थे, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया और उसका मन बेचैन हो गया, और वो जोर से चिल्लाया, अरे नहीं। और उसने अपने मन की शांति ढूंढने की कोशिश की।
लेकिन अब उसे शांति कहीं नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से वो मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसकी शांति तो कहीं खो गई थी। अचानक उसे एक बौद्ध भिक्षुक मिले और उसने उनसे पूछा कि मेरे मन को शांति कहाँ से मिलेगी। तो बौद्ध भिक्षुक ने उससे कहा, अशोक महान से कहा कि यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। तो अशोक को उनकी बात बहुत अच्छी लगी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने ऐसा फैसला लिया जो आम तौर पर कोई राजा नहीं करता है। उसने कलिंग को युद्ध में हराने की बात तय किया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। इस तरह से ये अशोक की आखिरी लड़ाई थी। तो देखा आपने अशोक ने किस तरह से एक महान साम्राज्य स्थापित किया और एक युद्ध का उसके मन और मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने आगे अपने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना देखते हैं। आज हमने मौर्य वंश के बारे में जाना। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य कैसे बनाया। एक बार कौटिल्य या चाणक्य, जो कि नंद वंश के शासक धननंद ने उन्हें अपमानित किया था, तो अपमानित होके जा रहे थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक बालक को राजकीलकम नामक खेल खेलते देखा और बालक की विलक्षण नेतृत्व क्षमता को देखकर वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले आए और उनको युद्ध के बारे में, शासन चलाने के बारे में बहुत सी शिक्षा दीक्षा दी। इस प्रकार चंद्रगुप्त उनकी कूटनीति से और युद्ध कौशल से चंद्रगुप्त ने 322 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने धननंद को पराजित करके एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस नाम के यूनानी सेनापति, उसने भारत पर आक्रमण किया जिसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करनी पड़ी जिसके तहत उसे हिंदू कुश तक के प्रांत चंद्रगुप्त को देने पड़े, जिससे उसका साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और इस तरह से मौर्य साम्राज्य पूरे भारत के आसपास फैल गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये पूरा और हमारा भारत का अधिकांश भाग चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। फिर वहां की मौर्य वंश की स्थापना के बाद वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रांत जनपदों में विभाजित थे। साम्राज्य का मुखिया राजा होता था जो कि वहां को शांति व्यवस्था को बनाए रखता था, जिसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद थी। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रांत का मुखिया राज्यपाल था और प्रांत जनपद में विभाजित थे और जनपद का मुखिया स्थानिक था। जनपद नगर और ग्राम में विभाजित थे, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे और ये सभी अपने अपने क्षेत्र के शासन को देखते थे, वहां की शासन व्यवस्था को चलाते थे। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी। राजा वहां का शासन खुद अपनी देखरेख में चलाता था। उसने गुप्तचर रखे थे और गुप्तचर भी उसको, राजा को पूरे साम्राज्य की स्थिति के बारे में, वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराते थे। वहां की राजस्व व्यवस्था कृषि कर, सिंचाई कर और व्यापार कर लिया जाता था। उसका खजाना हमेशा भरा रहता था और वहां की खानों पर और जंगलों पर भी राजा का अधिकार था। मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में
चंद्रगुप्त के राज्य के बारे में लिखा कि वहाँ के लोग सभ्य थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनके घर सोने के बने थे और राजा ने भी लोगों की सुविधा के लिए दोनों तरफ वृक्ष लगाए थे, सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाए थे, जगह जगह कुएं खुदवाए थे। चंद्रगुप्त के बाद मगध का सम्राट बिंदुसार बना, जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था, क्योंकि वहां पर वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक बना। सम्राट अशोक के सामने एक चुनौती थी कि क्योंकि चंद्रगुप्त के समय ही कलिंग ने अलग साम्राज्य स्थापित किया था, एक उसका भारत का एक हिस्सा। तो चंद्रगुप्त अशोक ने उस पर आक्रमण करने की सोची और युद्ध लड़ाई किया। युद्ध के बहुत ही भयानक परिणाम थे और कलिंग युद्ध में बहुत ही बुरी तरह हारा गया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि अशोक का मन विचलित हो गया और उसका मन दया से भर गया। इतने लोगों की लाश देखकर, युद्ध का परिणाम देखकर उसने अपने जीवन में युद्ध ना करने की ठानी और उसने बौद्ध धर्म की शरण ली। इस तरह से ये अशोक की आखिरी लड़ाई थी। चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। चाणक्य ने किसे अपना शिष्य बना लिया? किसे बना लिया? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए किस नाम का उल्लेख किया है? हमने आपको बताया था कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। मैगस्थनीज की कौन सी पुस्तक में मौर्य प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है? मैगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था, उसकी कौन सी पुस्तक है? इंडिका। मौर्य काल में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? ग्रामिक। मौर्य काल की राजस्व व्यवस्था में आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? हमने आपको बताया था कृषि कर, सिंचाई कर और व्यापार कर। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इसकी जड़ें तने से उगती हैं और इसकी छाया में 400 लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वृक्ष था? बरगद। आप लोगों को अच्छे से याद रहा होगा और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। मैगस्थनीज की नजर में वहां के लोग कैसे थे, इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसके लिए लिख सकते हैं। अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या फैसला लिया? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई भी राजा नहीं लेता है। वो बहुत ही दुखी हुआ युद्ध के परिणाम से और उसने फैसला लिया कि वो अब कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं करेगा। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो किसे आप सही मानते हैं और किसे गलत मानते हैं? उस पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। दूसरों के लिए गलत बातें करना, क्या बच्चों यह सही है कि हमें दूसरों के लिए गलत बातें करनी चाहिए? नहीं, ये गलत है, तो इसे हम गलत लगा देंगे। दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना, दूसरों के साथ हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रेम पूर्वक बोलना, हमें दूसरों से हमेशा प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, तो ये सही है। लड़कियों को समान अधिकार देना, लड़के और लड़की सब बराबर है तो उन्हें हमें समान अधिकार देना चाहिए। आपस में मारपीट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। आप लोग और अपने आप खुद लिखिएगा, मैं एक बार बता रही हूँ, आपस में मारपीट करना चाहिए? आप लोग को पता ही है, आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्राणियों एवं जीव जंतु की सुरक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल सही। बाल मजदूरी को रोकना चाहिए? आप लोग खुद इसके आंसर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए यानी कि हमें पौधे लगाने चाहिए कि नहीं? आप इसको सही या गलत लिख लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, जब तक के लिए